हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो जैसा कि हमने राइट टू इक्वालिटी अपने पिछले वीडियो में कवर किया था, तो अभी हम जो है राइट टू फ्रीडम कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जो आपका राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम है, ये दो ऐसे टॉपिक्स है ना जो कि बहुत ज़्यादा इलॉबरेट है और इनको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, लेकिन इसके बाद जो आपके आर्टिकल्स आएंगे उनको कवर करने में उतना टाइम नहीं लगेगा, और उसके बाद से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएगा जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा वो होगा आपका आर्टिकल 32। सो लेट्स स्टार्ट विथ आर्टिकल 19। ओके, तो राइट टू फ्रीडम में आपके क्या आते हैं? आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। ठीक है, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम जान लेते हैं, जो हमने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताई थी, कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। ओके, और जो राइट्स अवेलेबल हैं सिटीजन को वो कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये केवल सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, और ये क्वेश्चन आया है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि केवल यही राइट अवेलेबल है? क्या हर आर्टिकल में ऐसे लिखा होगा करके? तो वो तो लिखा ही होगा कि कौन सा अवेलेबल है, लेकिन जब आप कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें जहाँ पे सिटीजन लिखा है, इसका मतलब वो आर्टिकल जो है, वो जो राइट है वो केवल इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है और वो किसी और को अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ पे भी सिटीजन लिखा रहेगा वो जो राइट्स है वो केवल सिटीजन को अवेलेबल होंगे, और जहाँ पे पर्सन लिखा होगा उसका क्या मतलब है कि वो जो राइट है वो सबको अवेलेबल होगा। ओके, सो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम है करके, तो ये राइट क्या है? ये केवल सिटीजन को अवेलेबल है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि दिस राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन is available to citizen of India, not persons of India. I hope this is clear. So that's how you will proceed. तो आइए देखते हैं आर्टिकल 19 क्या है। तो आर्टिकल 19 में आपके 6 राइट है, यानी ये 6 राइट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब वो 6 राइट कौन कौन से देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए ये जो आर्टिकल है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार इस राइट को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत ज्यादा न्यूज में आया है। तो ये राइट आपको ध्यान में रखना है, इस राइट से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये किन राइट्स को कवर करता है? तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को कवर करता है। फ्रीडम अगेंस्ट बंद, मतलब अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो बंद का ऐलान करिए तो आप अगेंस्ट वो बंद के भी उस राइट को कवर करती है। फिर ये रिमेन साइलेंट, फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको बोलना ही है, आप चुप भी रह सकते हो, ये आपका राइट है। उसके बाद से फ्रीडम ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, पिकेटिंग, लेकिन ये जो है वो राइट टू स्ट्राइक को नहीं, ये इसमें राइट टू स्ट्राइक नहीं है। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज है उसका जो है आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे राइट्स हैं जो कि आपके आर्टिकल 19 में कवर होते हैं। ठीक है, फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? रेस्ट्रिक्शन। ओके, रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हैं, लेकिन आप इसको याद कैसे करोगे? सबसे पहले नंबर 8 टाइप की रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। हमने आपको पहले ही बताया था कि जितना आपके लिए राइट जानना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जानना जरूरी है कि आपके रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। ओके, तो जो सबसे पहला है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तीसरा है फ्रेंडली रिलेशंस विथ स्टेट, जो आपका फॉरेन रिलेशन होता है, अगर कोई भी स्टेट है उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन है, उसके अगेंस्ट में आप कुछ बोल रहे हो या उसके अगेंस्ट में आप कुछ कर रहे हो, तो वो भी आपके एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है। उसके बाद से है डिसेंसी, फिर है मॉरलिटी, फिफ्थ, फिर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब अगर आप कोर्ट के खिलाफ भी कुछ बोल रहे हो जो कि कंटेम्प्ट माना जाएगा तो भी वो आपके रिस्ट्रिक्शन में आता है। फिर डिफेमेशन, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे दूसरा वाला पर्सन डिफेम हो रहा है। फिर है आपका इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इसका मतलब है आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी ऑफेंस हो सकता है। ओके, जैसे कोई भी आजकल न्यूज में है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी लोग हैं वो आके कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे कि एक कम्युनिटी गैदर हो रही है और रायट का या फिर अलग माहौल बन रहा है, तो उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में वो आता है। तो ये आपके 8 है। ओके, नाउ जो दूसरा है आपका वो है फ्रीडम ऑफ असेंबली। दूसरा है आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली।
इसका क्या मतलब है कि आप असेंबल हो सकते हो, ठीक है, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। अनार्म्ड होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि लाठी डंडा या फिर कुछ भी लेके चले आए और बोल रहे हो कि हम जो है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के खिलाफ क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये नहीं माना जाएगा। और उसके बाद से ये जो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन है ये क्या होना चाहिए, पब्लिक लैंड पे होना चाहिए, प्राइवेट लैंड पे आप नहीं कर सकते हो। तो ये है आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली में आता है। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है, इसमें केवल 3 रेस्ट्रिक्शन है और वो है आपका इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी प्लस इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और दूसरा है आपका पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर में आपका मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक भी आता है, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, इसका एक बहुत ही ज्यादा लाइव एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे जो अपना शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसमें ये साइट किया गया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये जो आपका क्या कहते हैं असेंबली है वो सही नहीं है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एंगल थे। तो आपको मेनली क्या याद रखना है, सॉवरेनिटी प्लस इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और फिर है आपका पब्लिक ऑर्डर। अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर मजिस्ट्रेट है, अगर उसको लगता है कि इस असेंबली की वजह से किसी की हेल्थ पे या फिर किसी की सिक्योरिटी पे या फिर आपकी असेंबली की वजह से रायट्स फैल सकते हैं, तो वो क्या कर सकता है, इस असेंबली को रोक सकता है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, वो क्या है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईपीसी का सेक्शन 144। ये दोनों चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो मजिस्ट्रेट वाला है कि मजिस्ट्रेट रोक सकता है, वो आपका आता है सेक्शन 144, सॉरी सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, मजिस्ट्रेट वाला जो अभी हमने आपको बताया। और दूसरा है आपका सेक्शन 141 ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी भी हमारी कंट्री में ये वाला लॉ लागू है, और साथ ही साथ पिछले साल भी ये सेक्शन 141 बहुत सारे एरिया में लगाया गया था। तो ये मेनली क्या होता है, इसमें क्या होता है, 5 से ज्यादा लोग क्या हो सकते हैं, एक साथ असेंबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी 5 से ज्यादा लोग एक साथ असेंबल हो रहे हैं तो वो आपका ऑफेंस माना जाएगा। तो देखो इसमें 5 से ज्यादा लोग हैं, तो इसमें 5 तरीके की कंडीशन भी है। इस तरीके से याद कर लो इसको, 5 से ज्यादा लोग तो 5 कंडीशंस। वो कंडीशन ये है कि अगर कोई भी लॉ है, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो आप उसको रजिस्टर कर रहे हो। ठीक है, क्या है, आप किसी की प्रॉपर्टी है उसको क्या कर रहे हो, फोर्सिबली ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हो। तीसरा क्या है, आप किसी को इलीगल एक्ट करने के लिए फोर्स कर रहे हो। ठीक है, चौथा है आपका, आप कोई मिसचीफ कर रहे हो जिसकी वजह से आप एक क्रिमिनल ट्रेसपास चाहते हो। ठीक है, और लास्ट क्या है आपका कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को थ्रेटन कर रहे हो उनकी पावर को एक्सरसाइज करने में, थ्रेटनिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये सब कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन है। तो इस चीज को आपको 5 ग्राउंड्स को और 5 से ज्यादा लोग एक जगह असेंबल नहीं हो सकते, ये आपको याद रखना है। सो आपका अगला टॉपिक है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। तो इसमें आपका मेनली क्या क्या आता है, इसमें आप कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हो, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, या फिर कोई भी एक ग्रुप का या इंडिविजुअल का एसोसिएशन बना सकते हो। ठीक है, तो ये
एक्सेट्रा जो है आपके फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में आता है। लेकिन इसमें याद रखो, यहाँ पे क्या होता है कि आप एसोसिएशन बना सकते हो, लेकिन ये आपका जो राइट कहीं भी ये गारंटी नहीं कर सकता है कि उस एसोसिएशन को रिकॉग्निशन मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, रिकॉग्निशन का इसमें कोई भी राइट नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टी का है, फिर से राइट टू स्ट्राइक आपका नहीं है इसमें भी। ठीक है, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। और अगर जो ट्रेड यूनियंस है वो बन गए हैं तो ये क्या सोचेंगे भाई कि गवर्नमेंट हमें सहायता नहीं दे रही है, या फिर कोई भी हमारी जो कंपनी है वो हमें उतनी बेनिफिट नहीं दे रही है, तो चलो हम क्या करते हैं, लॉकआउट कर देते हैं। ठीक है, स्ट्राइक कर देते हैं। तो ये सारी राइट्स भी अवेलेबल नहीं है। वो लॉकआउट नहीं कर सकते, वो स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो। बाकी इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है, इसमें रेस्ट्रिक्शन जो आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली में था, यानी सॉवरेंटी प्लस इंटीग्रिटी, उसके बाद से क्या था, पब्लिक ऑर्डर, और इसमें एक और ऐड हो जाता है, वो है आपका मोरालिटी। ओके, यानी आर्टिकल 19(2) का जो रेस्ट्रिक्शन है वो, और मोरालिटी। ओके, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब आपका चौथा राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 19(4) फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो है राइट टू इंटरनल मूवमेंट है। इंटरनल मूवमेंट का क्या मतलब है, इंडिया की जो टेरिटरी है, पूरी टेरिटरी में आप मूव कर सकते हो, राइट टू मूवमेंट। ओके, इसमें क्या है, पूरी इंडिया के अंदर उसकी टेरिटरी में आप मूव कर सकते हो, लेकिन इंडिया के बाहर मूवमेंट का इसमें राइट नहीं है। वो आउटसाइड इंडिया किस में आता है, वो आता है आपका आर्टिकल 21 में। ओके, जो मेनका गांधी वाला केस है ना, उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में आउटसाइड इंडिया कवर होता है, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो आर्टिकल 19 में वो केवल इंटरनल मूवमेंट को कवर करता है। इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है आपके, ये बहुत सिंपल सा है, इसमें केवल 2 ही रेस्ट्रिक्शन है। कौन है, पहला है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, आपको पता होगी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइबल वाले एरियाज हैं उनके इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे पासेस इशू किए जाते हैं। ठीक है, जैसे इनर लाइन परमिट हुआ टाइप, तो वो जो है वो मेनली किसके लिए है, शेड्यूल्ड ट्राइब का जो कल्चर है वो उसको मेंटेन करके रखे, उसके लिए है। तो इसमें केवल 2 रेस्ट्रिक्शन है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ये सिर्फ इंटरनल मूवमेंट को कवर करता है, आउटसाइड वाले मूवमेंट को कवर नहीं कर सकता है, और इसमें रेस्ट्रिक्शन केवल 2 है। अब आपका आता है राइट टू रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। तो इसमें बोला गया है कि आप इंडिया की किसी भी एरिया में परमानेंटली या फिर टेम्पररी क्या कर सकते हो, रिजाइड कर सकते हो, मतलब वहां पे जाके रह सकते हो। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है आपका एक देश है, और अगर आप कहीं भी जाके रह रहे हो या फिर कहीं भी आपका मूवमेंट हो रहा है, तो ये हमारे इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, ये हमारे देश की एकता को बनाए रखता है। तो जो मेन मोटो है आर्टिकल 19 का वो यही है। ठीक है, अब इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है, इसमें आपके रेस्ट्रिक्शन इंटरेस्ट ऑफ जनरल शेड्यूल्ड ट्राइब जो आपका पहला था, और दूसरा है आपका इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जो आपका मूवमेंट वाला था ना, मेनली वही वाला। ठीक है, यानी जो राइट टू मूवमेंट में आपके रेस्ट्रिक्शन है वही इसमें भी है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। और जो आपका लास्ट है वो है आपका फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन का क्या मतलब है कि आप कोई भी प्रोफेशन जो है इंडिया में ऑक्यूपाई कर सकते हो, जो भी जिसकी वजह से आपकी आमदनी बढ़े, जिससे आपका लाइफ बेटर हो, आप कोई भी प्रोफेशन को चूज कर सकते हो।
ठीक है। तो इसका भी एक इनहेरेंट है, अगर आप इसको कनेक्ट करके देखोगे तो पहले हिस्टोरिकली क्या होता था कि हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत सारे सेक्शन में डिवाइडेड था। तो उसमें क्या होता था कि एक पर्टिकुलर जो वर्ग है उसको एक पर्टिकुलर काम करना था, ठीक है, जो कि हमारे देश में इनइक्वालिटी बढ़ाता था। लेकिन इस चीज को ही खत्म करने के लिए हमें दिया गया था फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि आप चाहे किसी भी वर्ग के हो, चाहे कितने भी बड़े हो छोटे हो, जो आपकी मर्जी। अगर आप टीचर बनना चाहते हो आप टीचर बन जाओ, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो आप डॉक्टर बन जाओ, अगर आप चाहते हो आप कुछ ना बनो तब भी ये आपके फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में आता है। लेकिन इसमें क्या नहीं आता है, कोई भी इलीगल प्रोफेशन हुआ। जैसे अगर आप चाहते हो कि आप ड्रग बेचो, ठीक है, तो ड्रग बेचने वाला तो नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इलीगल है। अगर आप चाहते हो कि ट्रैफिकिंग करो, क्योंकि उसमें पैसा बहुत है, चिल्ड्रेन या फिर विमेन का या फिर किसी का भी, लेबर्स का, ठीक है, तो ये भी आपको क्या कहते हैं, इलीगल है, तो ये भी परमिट नहीं है। सो ये है आपके फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में। फिर इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है, इसमें केवल एक ही रेस्ट्रिक्शन है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि स्टेट है मान लो, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो प्रोवाइड कर सकता है कोई भी क्वालिफिकेशन, ठीक है, कोई भी क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करा सकता है किसी भी जॉब के लिए। अब इसके लिए आप एक एग्जांपल समझो, सपोज आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है, ठीक है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको मास्टर्स क्लियर होना चाहिए। अब हो सकता है कि कोई ग्रेजुएशन का बच्चा है, उसको जो है उसको यूजीसी नेट के एग्जाम में बिठा दो तो वो पास कर जाए, ठीक है, लेकिन मेयर जो है आपका जो आपकी नॉलेज है उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक क्वालिफिकेशन जो कि स्टेट ने प्रिस्क्राइब की है कि आपको मास्टर्स होना ही चाहिए, वो जो है स्टेट क्या कर सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है। एक टेक्निकल हो या फिर एक नॉर्मल जो है कोई भी क्वालिफिकेशन स्टेट प्रोवाइड करा सकता है, तो उसके लिए आप उस प्रोफेशन में जा सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर स्टेट चाहे, ठीक है, तो वो कोई भी प्रोफेशन अपना सकता है और वो बाकी लोगों को मना कर सकता है कि भाई आप इस प्रोफेशन को मत ऑक्यूपाई करो क्योंकि ये स्टेट का प्रोफेशन है। तो इस चीज को आप क्या कह सकते हैं, इस चीज को आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं कि इन्होंने जो है राइट छीन लिया, वो मोनोपोली में नहीं आएगा क्योंकि स्टेट जो है जनरल पब्लिक के लिए ये चीज को ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, सो आई होप आपको आर्टिकल 19 क्लियर हो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 20, ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, ये है आर्बिट्री या फिर एक्सेसिव पनिशमेंट है किसी को दी जा रही है। अब फिर चाहे वो सिटीजन हो, फॉरेनर हो, लीगल पर्सन हो या फिर कोई भी कंपनी हो, ठीक है, तो इसके 3 प्रोविजन है। इन चीजों को आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपर्डी, जेपर्डी जो भी बोलते हैं इसको, एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, अब इसके में भी 2 कंडीशन है, ठीक है ना। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को लेते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का क्या मतलब है कि कोई भी जो लॉ है, अगर सपोज आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है ना, उसके पहले वो लॉ नहीं एग्जिस्ट करता था, आपने उस टाइम पे क्राइम किया है, तो क्या आपको जो है उस क्राइम की सजा अभी मिलेगी। सपोज आपने 10 साल पहले कोई क्राइम किया है, उस टाइम पे कोई लॉ नहीं था, ठीक है, तो क्या उसकी सजा आपको 10 साल बाद मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका जो है सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल जो लॉ होता है उसके लिए होता है, ठीक है, केवल क्रिमिनल लॉ के लिए होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी सिविल लॉ हुआ,
या फिर टैक्स वाला लॉ हुआ, वो उसके लिए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लग सकता है। ठीक है, मतलब बोल दिया कि ये टैक्स नहीं देना है तो वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको ये लॉ लग सकता है। फिर नो डबल जेपर्डी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिल सकती है, जो कि हमने आपको जब आर्टिकल 14 पढ़ाया था तभी आपको बताया था कि सजा आपको एक चीज के लिए सिर्फ एक ही बार मिलेगी। जैसे मान लो कि सेंटेंस टू कैपिटल पनिशमेंट मिल गई है, बोल दिया मौत की सजा हो गई है, तो क्या उस सजा को 2 बार दिया जा सकता है? मरे हुए को 2 बार नहीं मार सकता है ना, तो वही आपका नो डबल जेपर्डी। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है नो डबल जेपर्डी में। तो उसमें एक्सेप्शन क्या है कि जो आपका जुडिशियल नेचर वाला कोई भी होगा करके, मतलब या तो आपका कोर्ट हुआ, ठीक है, या फिर ट्राइब्यूनल हुआ, यहाँ पे नो डबल जेपर्डी होगी। लेकिन अगर कोई भी एडमिन नो डबल, यहाँ पे आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि जुडिशियल नेचर में नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आपको 2 बार सजा मिल सकती है। उन्होंने फॉर एग्जांपल आपने कोई सिविल लॉ कर दिया, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए वो बोल सकते हैं कि भाई हम आपको 2 बार सजा देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपके क्या है, जुडिशियल नेचर के नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ incrimination and it is available in both oral and documentary evidence. इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप जो है अपने सेंटेंस, अगर आपने मान लो कोई गुनाह किया भी है, जस्ट इन केस अगर आपने कोई गुनाह किया है तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप उसको कबूल करो कि आपने कोई गुनाह किया। ठीक है, आप चाहे तो नहीं कर सकते हो, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है, ये आपके राइट में आता है। लेकिन ये जो है 3 चीजों के लिए एक्सटेंड नहीं करता है। ठीक है, वो क्या 3 चीजें हैं? पहली ये है कि कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट उन्होंने बोला है प्रोवाइड कराने के लिए, तो ये आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने आपसे मांग लिया आपका थंब इम्प्रेशन, तो यहाँ पर भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको देना पड़ेगा। या फिर आपसे सिग्नेचर मांग लिया आपका, तो ये आपको देना पड़ेगा। और तीसरा क्या है? आपका ब्लड सैंपल। ओके, तो ये 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकता है। और इसमें भी एक चीज है कि ये सारी चीजें क्या है, केवल जो क्रिमिनल नेचर में है ना लॉ, उसी के लिए है। अगर सिविल वाला है तो उसमें ये सारी राइट्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, सो आई होप आपको आर्टिकल 20 क्लियर हो। सो लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल 21। फिर है आपका आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो इसमें मेनली क्या चीज है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये वर्ड को ध्यान से देखो, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की वजह से कोई भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो उसमें आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को क्या किया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, यानी कि उसको छीन लिया जा सकता है। यानी अगर गवर्नमेंट ने कोई भी लेजिस्लेटिव लॉ बनाया
तो उससे क्या किया जा सकता है, आपका जो ये जो आर्टिकल 21 में जो राइट अवेलेबल है उसको छीन लिया जा सकता है। ठीक है, और ये इंटरप्रिटेशन कब मिला था, ये मिला था गोपालन केस में, गोपालन केस 1950। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मतलब उन्होंने बोला था कि जो हमारी राइट्स है वो आर्बिट्री एग्जीक्यूटरी जो लॉ है उसके अगेंस्ट अवेलेबल है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन जब मेनका गांधी का केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। और उस वर्डिक्ट में क्या बोला गया, मेनका गांधी केस 1978 में उसमें ये बोला गया कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, केवल अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, ठीक है, तो उस लॉ की वजह से आप क्या कर सकते हो, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकते हो। यहाँ पे वो कंसेप्ट लेके आए जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, वो क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि जो भी लॉ है वो कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्टिफाइबल होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। मतलब आप कोई भी लॉ बना के जो है राइट जो है नहीं छीन सकते हो। तो यहाँ पर जो लॉ है ना वो भी कैसा होना चाहिए, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई थी। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले ये था कि सिर्फ जो आपका एक बॉडी का सर्वाइवल है, एक तरीके से एनिमल सर्वाइवल है ना आपकी बॉडी के ऊपर, उस एक बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन था। लेकिन मेनका गांधी केस में ये रिवर्स कर दिया गया और उसमें बहुत सारे जो है आपके आर्टिकल्स को, मतलब बहुत सारे जो फ्रीडम को इंक्लूड कर दिया गया जो कि आपके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है और जो कि आपकी सर्वाइवल और डिग्निटी, मतलब ये जो वर्ड है ना डिग्निटी, उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। मतलब केवल सर्वाइवल केवल जियो नहीं, डिग्निटी और इज्जत के साथ जियो। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आपके राइट आ जाते हैं, उसमें आपके राइट आ जाते हैं कोई भी ऐसा राइट जो कि आपको एक अच्छी जिंदगी दे, राइट टू शेल्टर, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, राइट अगेंस्ट पॉल्यूशन, फिर चाहे वो कंपनीज ही क्यों ना निकालें। ठीक है, फिर राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू फूड, राइट टू वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत सारे राइट्स हैं, आप उसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आपको आर्टिकल 21 क्लियर हो। अभी हम आते हैं अभी आज के वीडियो के लास्ट आर्टिकल में, जो कि हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22। तो अभी हम आते हैं आर्टिकल 21A पे। तो आर्टिकल 21A क्या है, ये है आपका राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि स्टेट को जो है एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि क्वालिटेटिव हो, ठीक है ना, केवल वो एजुकेशन जो है प्रोवाइड ही ना करे बल्कि एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे 6 से 14 साल के बच्चों के बीच में। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि केवल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन नहीं है और स्टेट जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। तो ये जो है ये आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 में इसको ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट में। तो फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया था, तो क्या ये राइट कहीं और भी था, तो यस, ये था आर्टिकल 45 में डीपीएसपी में था। यानी पहले जो था इसमें स्टेट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप जो है इतने साल के बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, लेकिन जब ये फंडामेंटल राइट्स में आ गया तो स्टेट के लिए मैंडेटरी बन गया। यानी अगर डीपीएसपी में कोई भी लॉ है तो वो क्या है, जस्टिफाइबल नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, वो स्टेट के लिए सिर्फ एक डायरेक्टिव है, लेकिन जब फंडामेंटल राइट में आता है तो वो आपका राइट बन जाता है। ओके, सो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 आर्टिकल 45 डीपीएसपी में था और अब क्या रीड करता है, 0 से 6 साल। ठीक है, तो अब जो है आर्टिकल 45 डीपीएसपी का ये बोलता है कि 0 से 6 साल तक के जो है आपके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, या नेसेसरी केयर देना चाहिए।
अब ये जो है अपना जो फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A, उसमें भी ये वाला प्रोविजन अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो जो जो पॉइंट्स है उसमें से आ सकता है, लेकिन एक जो प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है वो आपका बनेगा कि सेकेंड डॉन ऑफ रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं। स्टेट ने सेकेंड डॉन ऑफ रिवॉल्यूशन किसको बोला है, तो ये बोला है आपके आर्टिकल 21A को। ठीक है, यानी राइट टू एजुकेशन को क्या बोला गया है, सेकेंड डॉन ऑफ रिवॉल्यूशन। तो दो चीजें इसमें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है, सेकेंड डॉन ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है और 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 21A। अब जो है आपका आर्टिकल 22, ये है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आपको पता है कि अगर कोई भी इंसान है वो या तो कोई भी क्राइम करने वाला है, ठीक है ना, तो स्टेट को अगर उसको सस्पिशन हो रहा है कि ये इंसान की वजह से क्राइम हो सकता है या फिर कुछ ऐसे माहौल क्रिएट हो सकता है जिसकी वजह से हमारा जो पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो वो क्या करती है, उस पर्सन को लेके डिटेन कर देती है। तो ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका प्यूनिटिव और दूसरा है आपका प्रिवेंटिव। तो प्यूनिटिव का क्या मतलब है कि पनिशमेंट देना है। तो आप पनिशमेंट कब दोगे, जब वो क्राइम जो है पहले से कर लिया होगा, यानी पास्ट क्राइम के लिए उसको डिटेन किया गया है, पास्ट क्राइम के लिए उसको पनिशमेंट दी जा रही है, मतलब उसने क्या किया है, पहले से क्राइम कर लिया है। ठीक है, और जो दूसरा है आपका प्रोविजन वो है आपका प्रिवेंटिव, यानी यहाँ पे स्टेट को सस्पिशन हो रहा है तो उसने इसको क्या कर लिया, डिटेन कर लिया इस पे कि वो जो है फ्यूचर में कोई क्राइम ना कर पाए। तो ये पास्ट से रिलेटेड है, ये फ्यूचर से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें भी दो पार्ट है, जब आप इन दोनों आर्टिकल को देखोगे तो इस तरीके से पढ़ना है, दो पार्ट, यानी एक आपके ऑर्डिनरी लॉ के लिए अप्लाई होता है और दूसरा क्या है, वो आपका क्रिमिनल लॉ के लिए अप्लाई होता है। इसमें क्या है, इसमें जो जिसको डिटेन किया गया है उसको बताया जाएगा भाई कि तुमको क्यों अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसको क्यों डिटेन किया गया है। दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले आना है। अगर 24 घंटे से ज्यादा होता है, मतलब उसको डिटेन करना 24 घंटे से ज्यादा, तो मजिस्ट्रेट ही क्या करेगा, ऑर्डर करेगा कि इसको 24 घंटे से ज्यादा डिटेन होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि ये अपने लिए कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर यानी लॉयर की मांग कर सकता है, यानी कोई भी लॉयर की ये मांग कर सकता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये सिर्फ क्या है, ऑर्डिनरी लॉ के लिए है, यानी अगर ये कोई भी क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, या फिर कोई भी जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल के सामने अगर ये जाता है तो ये सारे राइट उसके लिए क्या है, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यानी ये इसका एक्सेप्शन है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आता है आपका क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसको क्यों डिटेन किया जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन अगर ये अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, दोनों ही केस में ऐसा है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो जरूरी नहीं है कि इसको इन्फॉर्म किया जाए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे के लिए, यहाँ पे क्या है 3 महीने के लिए, इसको 3 मंथ्स तक क्या कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, और बाकी ये भी क्या कर सकता है, लॉयर की डिमांड कर सकता है। और जो 3 महीने हैं ये 3 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, और अगर बाई चांस इसको 3 महीने से ज्यादा डिटेन करना है तो उसके लिए क्या होगा, एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगी। एडवाइजरी बोर्ड जो कि हाई कोर्ट के जजेस के बराबर होगी। वो एडवाइजरी बोर्ड जब रिकमेंड करेगी, ठीक है,
तब जाके एडवाइजरी बोर्ड ने रिकमेंड किया कि इसको 3 महीने से ज़्यादा भी आप डिटेन कर सकते हो, तभी उसको आप क्या कर सकते हो, 3 महीने से ज़्यादा डिटेन कर सकते हो। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब इसके अलावा पार्लियामेंट के लिए इसमें कुछ लॉज हैं जो कि सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, यानी ऑथराइज कौन है इसके लिए लॉ बनाने के लिए, पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा कि प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड? नो, पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक लॉ। लेकिन इसमें जो 3 चीजें हैं ना उसके लिए लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। वो क्या है? डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड फॉरेन अफेयर्स। ओके, अब जो स्टेट है वो भी लॉ बना सकती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टेट प्लस पार्लियामेंट दोनों लॉ बना सकते हैं अगर बात स्टेट की सिक्योरिटी की हो या फिर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की हो स्टेट की, तो उसमें लॉ स्टेट भी बना सकता है और पार्लियामेंट भी बना सकता है। अब देखो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी, वो थी आपकी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसमें जो 3 महीने का पीरियड है ना उसको रिड्यूस कर दिया गया था। इसमें बोला गया था कि जो डिटेंशन है वो 3 महीने नहीं, केवल 2 महीने के लिए होगा, 2 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये लॉ बन गया लेकिन इसको फॉलो नहीं किया जाता है। यानी अभी जो प्रेजेंट में लॉ है वो क्या है कि 2 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा, लेकिन जो फॉलो किया जाता है वो 3 महीने वाला होता है। ओके, गेट इट। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो लॉ है ये सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है, यानी कोई भी और डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसमें अवेलेबल नहीं है, यूएसए में भी अवेलेबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, क्या ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, ये अवेलेबल नहीं है। सो आई होप आपको जो है राइट टू फ्रीडम सही से समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड प्लीज शेयर आवर वीडियो, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।